स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द एनटीए के पर्सपेक्टिव से है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो कॉलेज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम है उनको कंडक्ट करवाया जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और इसके अलावा आप देखिए लीगल सेक्टर का भी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम है उसको एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। स्टूडेंट्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नीट का एक एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाया गया था। नीट का एग्जाम आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से है। नीट यूजी के उस एग्जाम के अंदर काफ़ी कुछ जो मिसकंडक्ट है वो देखने के लिए मिला है। पेपर का जो लीकेज है वो भी देखने के लिए मिला, तो उसी के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट के द्वारा एनटीए के जो चीफ है उनको रिमूव किया गया है। और इस जो नीट यूजी का जो एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हैंड ओवर किया गया है सीबीआई को। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उस पेपर के पर्सपेक्टिव से जो लीकेज का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे रीड करें एनटीए के पर्सपेक्टिव से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में, आप देखिए कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू में 2017 के समय इसको क्रिएट किया गया था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 के समय का, तो आप देखिए उस एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया। अगर हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से इसके बारे में डिस्कस करें तो एनटीए आपको देखने के लिए मिलता है जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा प्रेजेंट समय के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए कि 2020 के समय में हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उसी समय में इस एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसका जो नेम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप से किया गया। अर्लियर फेज के अंदर हम जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसको एचआरडी मिनिस्ट्री के रूप से जाना करते थे। पहले इसका जो नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम से जो मिनिस्ट्री है वो हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट सीबीआई के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको क्रिएट किया गया था 1962 के समय में। संतानम कमेटी है उनके रिकमेंडेशन के बाद में आपको जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसका क्रिएशन देखने के लिए मिलता है। बट किस एक्ट के थ्रू इसका जो लीगल मैंडेट है, किस एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है, उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में एक एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 के समय का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो करप्शन के जो एलिगेशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग में इस एक्ट को क्रिएट किया गया था। और आप देखिए कि उसी एक्ट के थ्रू जो सीबीआई है उसको क्रिएट किया गया है। सीबीआई को जब भी हम रीड करते हैं एक जनरल कंसेंट का जो प्रोविजन है जो आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6A है उसके अंदर जनरल कंसेंट है उसको मेंशन किया गया है कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कुछ समय के लिए जो जनरल कंसेंट है वो दिया जाता है। 6 मंथ का जो कंसेंट आपको देखने के लिए मिलता है। स्टेट्स के द्वारा अगर कंसेंट दिया गया है तो सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। बट आप देखिए कि कुछ ऐसे भी प्रोविजन हैं अगर स्टेट के द्वारा यहाँ पे जनरल कंसेंट वो नहीं दिया गया, सेंटर के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई के द्वारा नहीं करवाया जा सकता है। बट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा अलाउ किया जाता है कि सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको जनरल कंसेंट का जो प्रोविज़न है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा अगर अलाउ किया गया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सीबीआई के द्वारा ही किया जाएगा। क्या स्टूडेंट्स यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा भी यहाँ पे जो जनरल कंसेंट है उसका रिक्वायरमेंट है? तो स्टूडेंट्स यूनियन टेरिटरीज़ के पर्सपेक्टिव से जो जनरल कंसेंट का जो प्रोविज़न है आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है उसके थ्रू ही वहाँ पे सीबीआई के द्वारा जो वर्क है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सीबीआई के बारे में रीड किया, संथानम कमेटी के बारे में हमने रीड किया, एनटीए के बारे में हमने रीड किया। अब आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे होमवर्क आपके लिए ये है कि सीबीआई के जो चीफ हैं उनका जब अपॉइंटमेंट किया जाता है तो एक सिलेक्शन कमेटी आपको देखने के लिए मिलती है। किसी 3 मेंबर्स का वो कमेटी है। तो उस कमेटी के अंदर कौन कौन है? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर में, जिनके द्वारा जो सेलेक्ट किया जाता है कि इस पर्सन को आप सीबीआई का जो हेड है उसके रूप से अपॉइंट किया जाएगा। क्या हमारे सीजीआई सर भी उसका पार्ट है, या लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा हैं वो भी उसका पार्ट हैं क्या? तो इस तरीके से 3 मेंबर्स का जो कमेटी है उसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग है, काफ़ी मंथ्स के बाद में जो जीएसटी
जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग है वो हुआ है। उसके अंदर में रेलवे सर्विसेज हैं, होस्टल का जो स्टे के रिगार्डिंग में को जीएसटी है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि जीएसटी के पर्सपेक्टिव से जो डिफरेंट स्लैब्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो रेलवे सर्विस है, होस्टल स्टे है, अगर लेस देन 20,000 का जो होस्टल का स्टे है उसको यहाँ पे जीएसटी है वो 0% किया गया है। जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए स्टूडेंट। जीएसटी काउंसिल आप देखिए कि इसको किस आर्टिकल के थ्रू क्रिएट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A है जिसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया है स्टूडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखिए आर्टिकल के थ्रू इसका मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। किसके द्वारा हेड किया जाता है जीएसटी काउंसिल को, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर मैम हैं उनके द्वारा प्रेजेंट समय में इसको हेड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जीएसटी काउंसिल के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं 2/3 वोटिंग का जो प्रोसीजर है उसके थ्रू आपको जो डिसीजंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। मीन्स स्टेट्स को यहाँ पे पावर दिया गया है 2/3 का जो वोटिंग प्रोसीजर है जिसके थ्रू कोई भी रिजोल्यूशन है उसका अडोप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स कल का जो न्यूज़पेपर हमने अपलोड किया था तो उसका जो इनिशियल पार्ट है कुछ आप देखिए कि उसके अंदर वॉइस है वो ऑडिबल नहीं था, तो ऑडियो आपका सही नहीं था, इसी वजह से कुछ जो न्यूज़ क्लिप्स हैं वो हमने कल के न्यूज़पेपर से भी ऐड किया है। बट वो देखिए कि 1 मिनट के आसपास जो इनिशियल 1 मिनट है उसके अंदर में सही से आवाज़ नहीं उसमें कैप्चर हो पाया था। आप 1 मिनट के बाद में अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली आपको वहाँ पे जो सही ऑडिबल वॉइस है वो देखने के लिए मिलेगा। हिंदुजा फैमिली है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप देखिए कि उनको बेसिकली चार्ज किया गया है, कन्विक्ट किया गया है हिंदुजा फैमिली को कि उनके द्वारा उनके जो हाउस के जो सर्वेंट है उनको मिसट्रीट किया गया। तो उसके रिगार्डिंग में आपको ये जो वर्ल्ड के पेज के ऊपर देखने के लिए मिलता है कल के न्यूज़पेपर के अंदर में। इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपना जो वर्किंग प्रोसीजर है उसको स्टार्ट किया गया है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग में। आने वाले समय के अंदर जो 3 स्टेट्स है वहाँ पे इलेक्शंस है वो कंडक्ट होंगे। जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे भी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिन 3 स्टेट्स के अंदर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे वो कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अलावा स्टूडेंट झारखंड है, और झारखंड के अलावा आप देखिए हरियाणा है। ये 3 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस है वो कंडक्ट होंगे। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, बिफोर 2019 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था। 2019 के समय इसको बाइफरकेट किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख को आप देखिए कि सेपरेट यूनियन टेरिटरी है वो बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दिया गया है। कौन कौन सा हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है उनके पास में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली है वो देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लद्दाख के पर्सपेक्टिव से, लद्दाख के जो पर्सनस है उनका डिमांड है कि उनको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए। प्रेजेंट समय में 6 शेड्यूल के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स? आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आपको 4 स्टेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं 6 शेड्यूल के अंदर प्रेजेंट समय के अंदर में। ये जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग में था। वोटिंग का अगर इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वोटिंग का जो लिस्ट है, जो वोटर्स हैं उनको एनरोल करना, उनकी लिस्ट को प्रिपेयर करना, किसी पर्सन का अगर डेथ हुआ है तो उनको रिमूव करना लिस्ट से, ये जो वर्क का जो प्रोसीजर है आपको इलेक्शन कमीशन के थ्रू देखने के लिए मिलता है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर में स्टूडेंट्स कौन हुआ करते हैं जो वोटिंग लिस्ट को यहाँ पे अपडेट करने में हेल्प करते हैं? बीएलओ हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। काफ़ी बार जो लोकल टीचर्स हैं, लोकल जो स्कूल होगा उसके जो टीचर्स हैं किसी भी विलेज के अंदर में, उनको बीएलओ के रूप से अपॉइंट किया जाएगा। उन्हीं के द्वारा आप देखिए कि जो वोटिंग लिस्ट है उसका न्यू नेम है उसको ऐड करना। बीएलओ के जो आपको जो साइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलते हैं। वोटिंग लिस्ट के अंदर में किसी भी पर्सन का जो नेम है उसको ऐड करने के रिगार्डिंग में, नेम को रिमूव करने के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं आप देखिए कि उनको जो बेल है वो दिया गया था कोर्ट के द्वारा, बट हाई कोर्ट के द्वारा कुछ समय के लिए जो बेल है उस ऑर्डर को स्टे किया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा एक अर्जेंट हियरिंग के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा कंप्लीटली जो यहाँ पे केस है उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता जब तक कि यहाँ पे बेल को स्टे है वो किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे बाइफरकेशन के बारे में हमने रीड किया था। आप देखिए कि दिल्ली जो है, दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी हुआ करता था 2019 से पहले जिसका खुद का आपको हाई कोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा।
पर प्रेजेंट समय में आपको जम्मू एंड कश्मीर है, उनका भी आप देखिए कि खुद का ही हाई कोर्ट वहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम अलग अलग जो हमारी यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस करें, अंडमान एंड निकोबार के बारे में बात करें तो आपको कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो उसके अंडर में वो देखने के लिए मिलता है। पुडुचेरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, ये आपको मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम दादर एंड नागर हवेली के बारे में रीड करें तो आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि 2019 के समय में जो गुजरात के पास में दमन एंड दीव हैं, जो महाराष्ट्र के पास में दादर एंड नागर हवेली हैं, उन दोनों को भी सेपरेट अलग अलग डिफरेंट यूनियन टेरिटरी ना मानते हुए एक ही यूटी के रूप से क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा उस समय में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पे मोस्ट अफेक्टेड वो डिस्ट्रिक्ट था, जिस गांव के अंदर में बेसिकली जो आर्ट है उसको प्रमोट किया गया, तो उसके एम्पावरमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। जब भी हम बंगाल के बारे में रीड करते हैं, कुछ आपको फोक पेंटिंग्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स जो पटवा नाम का जो पेंटिंग है वो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो वेस्ट बंगाल का जो फोक पेंटिंग्स हैं उनके बारे में आप जो वेस्ट बंगाल हैं या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के नियर बाई एरियाज के अंदर में जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स आप देखिए ऐसे ही जब आप रीड करोगे, मेमोराइज करोगे तो आपको बार बार जो चीज़ें हैं वो याद रहेंगी। अगर आपको नहीं पता है तो आपका जो पेंटिंग का जो चैप्टर है उसके अंदर जाइए, आर्ट एंड कल्चर का बुक के अंदर में आप फोक पेंटिंग्स के बारे में देखिए कि कौन कौन सा पेंटिंग है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या पटवा पेंटिंग है जो वहाँ पे हुआ करता है, पट्टाचित्रा पेंटिंग है। आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर में जो हमारा जगन्नाथ टेम्पल है उसके अंदर में उसका कितना इम्पोर्टेंस है, उसके आपको बैकग्राउंड के अंदर जगन्नाथ टेम्पल के अंदर में पट्टाचित्रा पेंटिंग देखने के लिए मिलती है, जो बेसिकली आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही उसका प्रैक्टिस है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं शेख हसीना मैम हैं, वो इंडिया का विजिट के लिए आए हैं। कंप्रीहेंसिव जो यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको साइन किया जा सकता है इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स, कंप्रीहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कशंस है वो स्टार्ट हुए हैं। अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिएगा आपको एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर में आपको बॉर्डर हाट का भी एक कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के वहाँ पे बॉर्डर हाट का एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे बॉर्डर के नियर बाई एरिया के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनका एक मार्केट लगता है वीक के अंदर में या मंथ के बेसिस पे, जहाँ पे नियर बाई एरियाज़ के जो पर्सनस है अपना जो मार्केट प्रोसीजर के रिगार्डिंग में वहाँ पे विजिट किया करते हैं। इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है उसके बारे में आपको ज़रूर से बताना, ये आपका होमवर्क है। इंडिया और बांग्लादेश के बारे में अगर हम डिस्कस करें, अकूरा से अगरलता, अखूरा नाम की एक जगह है, हखूरा से अगरलता नाम का जो जगह है उसका आप रेलवे लाइन है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि थर्मल पावर प्लांट है 1320 का जो आपको थर्मल पावर प्लांट है वो देखने के लिए मिलता है। खुलना से मोंगला आप देखिए कि पोर्ट का जो प्रोसीजर है वो भी इंडिया बांग्लादेश का आपको देखने के लिए मिलता है। खुलना से मोंगला नाम का जो पोर्ट है जिसके थ्रू ट्रेड है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, रंगपुर नाम की एक जगह है जहां पे उसको डेवलप करना इंडिया के द्वारा आप देखिए प्रॉमिस भी किया गया था। रंगपुर बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है वेस्ट बंगाल और आसाम का जो नियर बाई एरिया है उसी को वेस्ट बंगाल और आसाम के द्वारा उसको चारों तरफ से एनसर्किल किया गया है, उसको नियर बाई में ही सिचुएटेड है इंडिया का टेरिटोरियल एरिया। नेक्स्ट आप देखिए कि कनिष्का जो ट्रेजेडी है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया इंडिया और कनाडा के पर्सपेक्टिव से। 1985 के समय में एक प्लेन है उसके अंदर ब्लास्ट है वो देखने के लिए मिला था, जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उनके द्वारा ये ब्लास्ट है वो किया गया था। आप देखिए कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसके रिवेंज के अंदर में उनके द्वारा किया गया ऐसा बताया जाता है। 1985 के अंदर एक फ्लाइट है उसके अंदर में अटैक हुआ था जिसके अंदर कुछ लोगों का डेथ भी हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये कनिष्का का जो फ्लाइट है उसके पर्सपेक्टिव से था। इंडिया बांग्लादेश के रिगार्डिंग में हमने रीड किया। कंप्रीहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो टॉक्स हैं उनके चल रहे हैं प्रेजेंट समय के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे हमने रेलवे लाइन है, ट्रांस बॉर्डर जो थर्मल पावर प्लांट है,
जो एनर्जी का जो सप्लाई है उसके पर्सपेक्टिव से भी हमने रीड किया है कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई करने के रिगार्डिंग में जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया का बॉर्डर के थ्रू ही नेपाल से वो सप्लाई होगा। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो सक्सेसफुल है, वन ऑफ द सक्सेसफुल जो कॉन्सेप्ट आपको बॉर्डर हाट का देखने के लिए मिलेगा इंडिया और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से। न्यू कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव से है। न्यू कोल्ड वॉर क्या है स्टूडेंट्स? रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा नॉर्थ कोरिया के साथ में एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। बेसिकली एक सिक्योरिटी पैक्ट है जिसके अंदर म्यूचुअल जो असिस्टेंस है, एग्रेशन के समय में जो म्यूचुअल असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। न्यूक्लियर जो यहाँ पे सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स इससे पहले अगर हम डिस्कस करें, रसिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर काफ़ी बार नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में जो रिजोल्यूशंस हैं उनको एंडोर्स किया गया था, उसको वोटिंग भी किया गया कि नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको रोकने का ज़रूरत है। इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि रसिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर में यूएस के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, यूएस के जो अपोजिट कंट्रीज हैं, उनका जो ब्लॉक है वो क्रिएट किया गया है रसिया और चाइना के द्वारा, जिसके अंदर आपको ईरान भी देखने के लिए मिलेगा, नॉर्थ कोरिया भी देखने के लिए मिलता है और आप देखिए कि यहाँ पे जो चाइना भी है। तो यहाँ पे जो नियर बाई एरियाज़ के अंदर में जो डिफरेंट कंट्रीज सिचुएटेड हैं जैसे कि साउथ कोरिया है, जापान है और यूएस का जो रिलेशंस है वो और स्ट्रेंथन आपको देखने के लिए मिलेगा इनको काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे न्यू कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया गया है कि नया जो शीत युद्ध है वो स्टार्ट हुआ है, नए तरीके से जो ग्रुपिंग है वो स्टार्ट हुआ, जो आपको इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उस समय वर्ल्ड है 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था, तो इंडिया के द्वारा जो नेम का जो कॉन्सेप्ट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंडिया के द्वारा प्रमोट किया गया था। इंडिया और म्यांमार के बारे में है, यहाँ पे वैल्यूज़ के पर्सपेक्टिव से जो राइटर हैं उनके द्वारा डिस्कस किया गया कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है अपने इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से ना वर्क करते हुए म्यांमार के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, उसके रिगार्डिंग में इंडिया को वर्क करना चाहिए। इनके द्वारा बेसिकली कहा गया कि इंडिया को अपना बॉर्डर भी ओपन कर देना चाहिए, फ्री मूवमेंट रिजाइम का जो कॉन्सेप्ट है उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बट आप देखिए कि इंडिया के अंदर अगर बॉर्डर ओपन होता है तो रिसोर्सेज के ऊपर इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया और म्यांमार के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि 2021 के समय में जो म्यांमार के अंदर डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा कूप किया गया, उनके द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया। आन सान सूकी नाम से जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके द्वारा इलेक्शन के अंदर कुछ मिसकंडक्ट ऐसी बात है वो बताई गई डिफेंस फोर्सेज के द्वारा या आर्मी के द्वारा। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जैसे कि चीन स्टेट का एरिया है, वहाँ से काफ़ी सारे लोग इंडिया के अंदर माइग्रेट किए हैं। वहाँ पे देखिए कि लोकल जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा रिबेलियन किया गया डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया और म्यांमार के ही पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो क्या है, सितवे पोर्ट है, कालधान प्रोजेक्ट है, IMT हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है, इस तरीके से वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इंडिया म्यांमार जो अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो इंश्योर करने का ज़रूरत है। आप देखिए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। म्यांमार एक ब्रिज के रूप से भी वर्क किया करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि म्यांमार आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। IMT हाईवे हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है साउथ ईस्ट एशिया के साथ में कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में। या इंडो चाइना के जो कंट्रीज़ हैं, इंडो चाइना की जो कंट्रीज है जिसके अंदर आपको वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये देखने के लिए मिलेगा, तो उनके साथ में अपना जो ट्रेड है उसको इंगेज करने के पर्सपेक्टिव से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया को अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वैल्यूज़ को प्रमोट कीजिए कि आप वहाँ पे डेमोक्रेसी को रिवाइवल करने का हेल्प कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए, तो उन सभी के बारे में बताया गया। रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में है, उसके रिगार्डिंग में कुछ फॉल्स जो सेफ्टी अलार्म है जिनको रेज किया गया था उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। अब आपको यहाँ पे आपके लिए होमवर्क ये है कि जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो किसके पर्सपेक्टिव से था और वो किसके पर्सपेक्टिव से था, उसके क्या सिम्टम्स है, इसके बारे में आप रीड करना। तो ये काफ़ी बार आपको कोविड-19 के समय से ये न्यूज़ के अंदर में है। स्टूडेंट्स रोटा वायरस वैक्सीन को डेवलप किया गया था, उसके रिगार्डिंग में कुछ फॉल्स अलार्म्स हैं उनको रेज किया गया कि उसके रिगार्डिंग में सेफ्टी के कुछ कंसर्न्स हैं। बट आप देखिए कि जब इसको प्रॉपर वे में एनालिसिस किया गया तो वहाँ पे सामने आया है कि वो बेसिकली एक फॉल्स अलार्म्स है जिसके अंदर में यहाँ पे सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उसको बताया गया था। रेलवे के द्वारा क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स जिससे कि एक्सीडेंट्स हैं वो रुक जाएँ। आप देखिए कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके अंदर हमने एक ऑटोमेटिक जो सिग्नल सिस्टम है जो TA
912 नाम का एक सिग्नल सिस्टम है ऑटोमेटिक इंडिया के अंदर में, उसके फेलियर की वजह से भी काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलते हैं कुछ कैजुअलिटीज़ हैं, कुछ एक्सीडेंट्स हैं। कभी कभी ह्यूमन एरर एक रीजन है, कभी कभी टू मच वर्किंग कंडीशंस होना, उनको प्रॉपर रेस्ट ना होना, ऐसे काफ़ी सारे रीजन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। ये स्टूडेंट्स अगर आप रोड के अंदर एक्सीडेंट्स के बारे में बात करोगे तो वहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसी तरीके के कुछ पॉइंट्स हुआ करते हैं। ओवर स्पीड होना, व्हीकल का प्रॉपर बैलेंस ना होना, प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना, और ऐसे ही कुछ रेलवेज के अंदर में एक्सीडेंट सामने आने लगे हैं। ह्यूमन एरर है, सिग्नल सिस्टम का कोलैप्स है, सिग्नल सिस्टम का जो प्रॉपर वर्किंग नहीं है वहाँ पे, तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या करना चाहिए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए? क्या कवच सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम को अप्लाई करता है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो कवच है प्रेजेंट समय में हमारा जो 1500 के आसपास जो रेलवे लाइन है उसी के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। टोटल हमारा रेलवे लाइन कितना है स्टूडेंट? 68 जो आपको 1000 है वो आपको जो रेलवे लाइन है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के बारे में डिस्कशन है कम्प्लीटली रेलवे एक्सीडेंट्स के बारे में। टू मच रिक्रूटमेंट्स हैं उनको कैरी आउट किया जाना चाहिए जिससे कि सभी को यहाँ पे जो प्रॉपर वर्किंग आवर्स का जो समय है वो यहाँ पे मिले, वर्किंग आवर्स के अलावा जो रेस्ट का जो समय है वो मिले। हीट वेव की वजह से आप देखिए काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ हीट स्ट्रोक की वजह से, उसी के बारे में डिस्कस ये किया गया है। क्या इसको नेचुरल डिजास्टर के अंदर काउंट किया गया है? तो आप देखिए कि हमारा जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स, जो हमारा बेसिकली क्रिएट किया गया था 2005 के समय में, PM सर के द्वारा जो NDRF का जो मेन वर्क है उसको हेड किया जाता है। बट इसका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो किसके द्वारा हेड किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है NDRF का। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कुछ डिजास्टर्स हैं उनको काउंट किया गया है, बट जिसके अंदर आपको हीट वेव का जो डिजास्टर है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। जो हमारी कोल्ड वेव्स हैं उनको ऐड किया गया है नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी के अंदर में। हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन है जो पनगड़िया सर के द्वारा हेड किया जाएगा। तो आप देखिए कि जो फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा इसको बेसिकली कंसीडर करना चाहिए जिससे कि यहाँ पे स्टेट्स को जो मनी है वो मिल सके, यहाँ पे हीट के रिगार्डिंग में जो एक्शन प्लान है उसको डेवलप किया जा सके हर एक स्टेट के द्वारा। प्रेजेंट समय में जो फंड यहाँ पे एलोकेट किया जाता है उसका जो 10% फंड है वो अदर देन द जो नेचुरल डिजास्टर जिनको कि यहाँ पे काउंट किया गया है उसके अलावा भी कुछ एरियाज़ के अंदर में यूटिलाइज किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। G7 के पर्सपेक्टिव से है इंडिया के रिगार्डिंग में कैसे ये इंपॉर्टेंट है। G7 के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, 7 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। पहले G8 भी हुआ करता था, रसिया को 2014 के समय उसको रिमूव कर दिया गया और आप देखिए कि उनके द्वारा क्रीमिया को अनेक्स किया गया था उस दौरान में। G7 इंडिया के लिए किस तरीके से स्टैंड करता है? इंडिया को आप देखिए कि एज ए गेस्ट मेंबर के रूप से मैक्सिमम टाइम इन्वाइट्स किया गया है लास्ट काफ़ी कुछ ईयर्स के अंदर में। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का ये ग्रुप है, इनके द्वारा न्यू मेंबर है उसको ऐड नहीं किया गया, बट इंडिया जब वहाँ पे विजिट करता है तो देखिए कि जो G7 का जो आउटरीच प्रोग्राम है उसके अंदर इंडिया के द्वारा अपने जो बाइलेटरल रिलेशंस हैं जो 7 मेजर इकोनॉमीज़ के साथ में जो रिलेशंस है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। उसी समय में इंडिया के द्वारा आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो वोटिंग प्रोसेस है वो डेमोक्रेसी के एक होप के रूप से भी हमारे PM सर के द्वारा वहाँ पे बताया गया था। रसिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर यूक्रेन को कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो, ये G7 के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया का आउटरीच प्रोग्राम के अंदर बाइलेटरल जो इंगेजमेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे जो रिलेशंस है उसके स्ट्रेंथन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ये G7 का जो ग्रुप है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट G7 के बारे में तो हमने रीड किया, यहाँ पे आप देखिए कि वर्ल्ड के पेज के ऊपर SCO के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है कि हमारे PM सर हैं वो हो सकता है कि SCO का जो मीटिंग है उसको अटेंड नहीं करें। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूरेशियन रीजन के जो कंट्रीज है उनके द्वारा 1996 के समय इसको क्रिएट किया गया था। क्या स्टूडेंट्स ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू क्रिएट हुआ है 1996 के समय? जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये आप ज़रूर से पता होना चाहिए किस यहाँ पे डिक्लेरेशन के थ्रू इसको क्रिएट किया गया। इनिशियल फेज के अंदर में आप देखिए कि जो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान के अलावा उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के अलावा अगर हम डिस्कस करें जो कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, ये 4 कंट्री सेंट्रल एशिया के हुआ करते थे। सेंट्रल एशिया का कौन सा कंट्री नहीं है स्टूडेंट? तुर्कमेनिस्तान नहीं है, जो किसके साथ एरिया शेयर करता है? कैस्पियन सी के साथ में।
कैस्पियन सी के साथ में, या आप तापी पाइपलाइन आपने कभी रीड किया हो, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो तापी पाइपलाइन है, अब तो प्रेजेंट समय में आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान के द्वारा टेक ओवर किया गया है। सिक्योरिटी कंसर्न्स है तापी पाइपलाइन के। पाकिस्तान के अंदर भी जो स्टेबल जो गवर्नमेंट है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 4 ये कंट्रीज, फिर आप देखिए कि रसिया है, चाइना है। रसिया और चाइना यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 2017 के समय इंडिया और पाकिस्तान को भी ऐड किया गया था। इंडो पाकिस्तान भी आपको देखने के लिए मिलता है। बाद में आप देखिए कि अभी रिसेंटली ईरान है, और ईरान के बाद में जो बेलारूस है उसको यहाँ पे ऐड किया गया, बेलारूस को यहाँ पे ऐड किया गया। तो ये एससीओ का मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। इनका एक रेट्स का जो प्रोसीजर है, जो एंटी टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि रेट्स जो है, रेट्स एंटी टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये किसी ग्रुप के अंदर फर्स्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। पीएम सर के द्वारा एससीओ का मीटिंग को अटेंड नहीं किया जाएगा। G7 के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो G7 के अंदर भी डिस्कशन यही देखने के लिए मिलता है कि G7 के अंदर में आप देखिए कि किसी भी न्यू कंट्री को ऐड नहीं किया गया। जैसे कि हम ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से रीड करें, पहले 5 कंट्रीज हुआ करते थे, अब आप देखिए कि मेंबरशिप काफ़ी कुछ इंक्रीज कर दिया गया है ब्रिक्स के अंदर में। G7 का जो मैंडेट है वो सेम है। प्रेजेंट समय में जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको ही यहाँ पे ऐड किया गया है। इसराइल के द्वारा गाजा के अंदर अटैक किया गया, 42 पर्सन्स का वहाँ पे डेथ हुआ है। यहाँ पे आप देखिए कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से है, उनके द्वारा कंडेम किया गया है। वहाँ पे एक लिंचिंग का जो एक्सीडेंट है वो सामने आया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, जो आइलैंड के वहाँ पे चाइना के कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं वो देखे गए हैं, उसके बारे में है। चाइना और फ्रांस के द्वारा बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग में कुछ लॉन्च किया गया है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। और नेक्स्ट आप देखिए कि पैलेस्टाइन के पर्सपेक्टिव से कल के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था कि पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग में जो आर्मेनिया नाम का जो कंट्री है उसके द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। पहले किस कंट्रीज के द्वारा किया गया था? स्पेन के द्वारा। स्पेन के अलावा आप देखिए कि आयरलैंड के द्वारा किया गया था। आयरलैंड के अलावा आपको नॉर्वे देखने के लिए मिलता है कि नॉर्वे के द्वारा। और स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय के अंदर में जो आर्मेनिया नाम का जो कंट्री है, जो अजरबैजान के साथ में नागोर्नो काराबाख की वजह से कन्फ्लिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, उनके द्वारा भी पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया गया है। समर के डिस्कंटेंट के बारे में बताया गया है कि समर काफ़ी ज़्यादा हायर रहा है इंडिया के अंदर में। काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे पैच के अंदर में या डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर में 7 to 10 डेज का कोई समय है, उसके अंदर एकदम से आपको हीट वेव का कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। तो समर के डिस्कंटेंट के बारे में आज संडे का न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में इमेज के थ्रू उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ इमेज है उसको शो किया गया है। अगर आपने फिजिक्स के अंदर में रीड किया होगा स्टूडेंट, तो आप देखिए कि समर के समय में अगर आप रोड के ऊपर ट्रेवल करते हो तो कुछ डिस्टेंस के ऊपर अगर आपका कार यहाँ पे है, अगर आपका कार यहाँ पे है तो आप देखिए कुछ डिस्टेंस के ऊपर में आपको वाटर का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलता है कि रोड के ऊपर वाटर है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला करते हैं? अगर आपने फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स को रीड किया होगा तो आपको ये जरूर से पता होगा कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर में रोड के ऊपर आपको जो वाटर का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलता है। ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। तो ऐसा ही समर के अंदर में कुछ फोटोज उनको दिखाया गया है समर के डिस्कंटेंट के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। जो भी होमवर्क आपसे पूछा गया है उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।